नमस्कार। आप देख रहे हैं ज्ञान समग्र चैनल पर सामान्य हिंदी क्लासेज। सामान्य हिंदी के अंतर्गत हम हिंदी व्याकरण एवं रचना से संबंधित उन टॉपिक्स को कवर करते हैं जो सेकेंडरी लेवल के विद्यार्थियों के साथ यूपीएससी, पीसीएस, नेट, स्लेट, टेट तथा अन्य सभी राज्य एवं केंद्र स्तरीय परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। नमस्कार। वर्णमाला के 7वें भाग में आपका स्वागत है। इसके पहले वर्णमाला सीरीज के 6 क्लासेज हो चुके हैं। आज वर्णमाला सीरीज का यह 7वां क्लास है। आज हम पढ़ेंगे व्यंजनों का वर्गीकरण। इसके पहले स्वरों का वर्गीकरण किस किस आधार पर किया गया है और किस किस वर्ग में कौन कौन से स्वर आते हैं, इसके बारे में विस्तार से हमने बताया। आज हम पढ़ेंगे व्यंजनों का वर्गीकरण। सबसे पहले हम देखते हैं व्यंजनों के वर्गीकरण के लिए कौन कौन से आधार हैं। व्यंजनों का वर्गीकरण मुख्य रूप से 2 आधार पर किया जाता है। एक तो है उच्चारण स्थान के आधार पर, यानी किन किन मुख्य अवयवों के साथ व्यंजनों का उच्चारण होता है, तो उच्चारण स्थान के आधार पर पढ़ेंगे। इसके बाद होता है प्रयत्न के आधार पर। प्रयत्न हमने बताया था कि उच्चारण करते समय हम अपने मुख्य अवयवों का किस किस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं, इसे प्रयत्न कहते हैं। प्रयत्न के आधार पर जो वर्गीकरण है वो भी फिर 3 भागों में विभाजित है, यानी 3 तरह के प्रयत्न किए जाते हैं। पहला है स्वर तंत्री में कंपन या तारत्व प्रभाव के आधार पर। हमने बताया था हमारे गले में एक वोकल कॉर्ड है, स्वर तंत्री है। जब हम उच्चारण करते हैं तो इस स्वर तंत्री में कंपन होता है, ठीक वैसे ही जैसे तार वाले वाद्य यंत्रों के तार को छेड़ने से उसमें झंझनाहट पैदा होती है या झंकार पैदा होता है, इसीलिए इसको तारत्व प्रभाव भी कहते हैं। तो स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर या तारत्व प्रभाव के आधार पर एक ही बात है। दूसरा है श्वास वायु की मात्रा या वायु संवेग के आधार पर। जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से वायु निकलती है। कुछ वर्णों के उच्चारण में वायु की मात्रा कम निकलती है, कुछ वर्णों के उच्चारण में वायु की मात्रा ज़्यादा निकलती है। इसी आधार को लेकर भी वर्णों का वर्गीकरण किया गया है। इसको वायु संवेग कहते हैं। तो दोनों एक ही बात हुई, वायु की मात्रा या वायु संवेग के आधार पर। तीसरा है श्वास अवरोध की प्रक्रिया के आधार पर। जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से श्वास वायु तो बाहर निकलती है, लेकिन वो निर्बाध रूप से बाहर नहीं निकलती है। खासकर व्यंजनों के उच्चारण में श्वास की वायु जो है वो बाधा के साथ निकलती है, उसमें तरह तरह की रुकावटें होती हैं। रुकावट कैसे होती है? हमारी जीभ जो है ये अलग अलग मुख्य अवयवों को स्पर्श करती है। स्पर्श भी कई तरह से करती है, कुछ को पूरा स्पर्श करती है, कुछ को थोड़ा सा स्पर्श करती है, यानी उसके नज़दीक जाकर के फिर हट जाती है, कुछ को स्पर्श करते समय कपकपाते हुए स्पर्श करती है, और कुछ वर्णों के उच्चारण में हमारे होठ एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। तो इस तरह से हमारे श्वास में अवरोध पैदा होता है। तो मुख से निकलने वाले श्वास में जो अवरोध होता है, उस अवरोध के आधार पर भी वर्णों का वर्गीकरण किया गया है। तो इसके आधार पर भी हम देखेंगे। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण, यानी व्यंजनों का वर्गीकरण। तो आइए देखते हैं किन किन उच्चारण स्थानों से कौन कौन से व्यंजनों का उच्चारण होता है। व्यंजनों का उच्चारण स्थान देखने से पहले एक डायग्राम के माध्यम से पहले समझ लेते हैं कि हमारे मुख में कौन कौन से उच्चारण स्थान हैं और कौन कौन से मुख्य अवयव हैं जिनका हम उच्चारण में सहयोग लेते हैं। उच्चारण स्थान और मुख्य अवयवों के बारे में जब भी हम विचार करते हैं तो कंठ से शुरू करते हैं, नीचे से शुरू करते हैं, नीचे से ऊपर की ओर, क्योंकि हिंदी वर्णमाला जो है वो बड़ी वैज्ञानिक है और हिंदी के सारे वर्णों को बड़े क्रम से वैज्ञानिक ढंग से सजाया गया है। इसमें उच्चारण स्थानों का और मुख्य अवयवों का महत्वपूर्ण रोल है, महत्वपूर्ण योगदान है। तो हम देखते हैं कैसे हिंदी वर्णमाला के व्यंजनों को उच्चारण स्थान के क्रम में ही सजाया गया है। इसको याद करने में कोई मुश्किल नहीं है, आसानी से आप याद कर सकते हैं इसको। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से मुख्य अवयव हैं और कौन कौन से प्रमुख उच्चारण स्थान हैं। तो मुख्य अवयव का मतलब होता है मुख के अंदर के वे अंग जिनका उच्चारण में हम उपयोग करते हैं, और उच्चारण स्थान का मतलब यह है कि वर्णों के उच्चारण के समय हमारी जीभ जो है जिन स्थानों को स्पर्श करती है, टच करती है, उनको कहते हैं
उच्चारण स्थान। तो मुख्य अवयव और उच्चारण स्थान दोनों को देखते हैं। जो प्रमुख उच्चारण स्थान हैं उनके साथ हमने नंबरिंग कर दी है, 1 2 3 4 5 इस तरह से नंबरिंग की है। इस नंबरिंग से आपको पता चलेगा कि कौन से पंक्ति के वर्ण जो है वो पहले नंबर के उच्चारण स्थान से उच्चरित होते हैं, कौन से पंक्ति के वर्ण जो है दूसरे नंबर के। इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा मुख्य अवयव है या उच्चारण अवयव है वो है स्वर तंत्री। स्वर तंत्री हमारे गले में एक यंत्र है, एक वोकल कार्ड है, जिसके थ्रू जो है वायु बाहर निकलती है, जिसके माध्यम से इसको वोकल कार्ड बोलते हैं। इस स्वर तंत्री से होकर के ही वायु निकलती है, और जब वायु निकलती है स्वर तंत्री में कंपन होता है। कुछ वर्णों के उच्चारण में कंपन कम होता है, कुछ वर्णों के उच्चारण में यह कंपन ज्यादा होता है। इसके ऊपर स्वर तंत्री के ऊपर थोड़ा सा बढ़ेंगे तो हमारा उच्चारण स्थान आता है कंठ। जब हम पानी पीते हैं या बातें भी करते हैं तो भी एक यहाँ उभरा हुआ पोर्शन है जो हिलता है। उभरा हुआ पोर्शन, इसके अंदर साइड की जो अंदर साइड का जो भाग है उसको कहते हैं कंठ। ये पहला हमारा उच्चारण स्थान है, नंबर 1। इस कंठ के थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे तो एक ऐसा हिस्सा है, थोड़ा सा गहरा सा ऐसा हिस्सा है जो कोमल है, सॉफ्ट है। अगर पूरा उंगली अंदर तक ले जा करके हम उसको टच करेंगे तो देखेंगे वो दबाव होगा, उसमें दबेगा। जीभ को भी खूब पीछे मोड़ करके हम ऐसे ले जाएंगे, टच करेंगे तो एक ऐसा हिस्सा जिसमें दबाव महसूस होता है, जो कोमल प्रतीत होता है, इसको बोलते हैं कोमल तालु। हालांकि इसका उच्चारण स्थान के रूप में बहुत उपयोग नहीं है, लेकिन इस कोमल तालु के ठीक ऊपर, यानी जीभ, जो हमारा जीभ है, जीभ के ठीक ऊपर का हिस्सा जो है, जब जबड़े में आप खोलेंगे तो जीभ के ठीक ऊपर का हिस्सा गहरा सा हिस्सा है, ऐसे आर्च है। इस तरह से एक अंदर की ऊपर की ओर गहरा है, आर्च जैसा है। ये आर्च जैसा हिस्सा है, इसी को कहते हैं कठोर तालु या केवल तालु भी कह सकते हैं। इसका जो नंबर हमने दिया है 2, ये दूसरा हमारा प्रमुख उच्चारण स्थान है। इसके बाद आता है मूर्धा। इस तालु के और आगे, तालु के और बाहर की ओर आएंगे तो दांत से थोड़ा पीछे, यानी जिन मसूड़ों में से हमारे दांत, ऊपर के दांत निकले हुए हैं, जिन मसूड़ों से ऊपर के दांत निकल रहे हैं, वो मसूड़े दांत के थोड़ा पीछे उभरे हुए से हैं, ऐसे उभरे हुए हैं। इस तरह से ये दांत हो गया, और दांत के बाद ये मसूड़े थोड़ा उभरे हुए हैं, और उभरने के बाद जो है ये आर्च शुरू होता है। तो ये जो उभरा हुआ पोर्शन है इसको बोलते हैं मूर्धा। इसको 3 नंबर हमने दिया है। और मूर्धा के बाद जो है दांत आता है, तो दांत को हमने दिया है 4 नंबर, और दांत के बाहर सबसे बाहर होस्ट आता है, इसको दिया है 5 नंबर, ये होस्ट है। इसके बाद अब देखिए नासिका। नासिका से भी उच्चारण होता है कुछ वर्णों का, इसको नासिका बोलते हैं। और इसके बाद जिह्वा को देख लेते हैं। जिह्वा हमारे मुख्य अवयव में सबसे प्रमुख मुख्य अवयव है, जो सबसे ज्यादा सक्रिय रहती है उच्चारण के समय। इसके भी 3 भाग किए गए हैं। जिह्वा जो सबसे नीचे का हिस्सा है, जहां गले में जिह्वा जो है अटैच है, फिक्स है, वो पीछे वाले हिस्से को कहते हैं जिह्वा मूल या जिह्वा पश्च या पश्च जिह्वा कहते हैं। और जिह्वा का जो सरफेस है, जैसे ये जिह्वा है, तो जिह्वा का सबसे पीछे वाला हिस्सा जो है वो है जिह्वा मूल। जिह्वा का जो सरफेस एरिया है उसको बोलते हैं मध्य जिह्वा, और आगे का हिस्सा जो जिह्वा लपलपाती है, जो हम बाहर निकालते हैं, उसको कहते हैं जिह्वा अग्र। तो ये हो गया जिह्वा पश्च या जिह्वा मूल, ये हो गया ये सरफेस एरिया जो है, इसको बोलते हैं जिह्वा मध्य, और सबसे आगे की ओर है जिह्वा अग्र। अब यहां देखिए अक्सर कंफ्यूजन क्या होता है, बहुत सारे लोग उच्चारण स्थानों में तालु और मूर्धा के बीच में कंफ्यूज रहते हैं। कुछ लोग अक्सर तालु को मूर्धा बता देते हैं और मूर्धा को तालु बताते हैं। ये एक बड़ा ही कंफ्यूजन है, अलग अलग आप यूट्यूब पे वीडियोस में देखेंगे तो ये कंफ्यूज रहते हैं लोग और ये गलत बताते हैं। लेकिन हम यहाँ बता रहे हैं बिल्कुल क्रम से, और यही सही है, यही साइंटिफिक तरीका है। इसको कैसे समझेंगे, तो वर्ण के आधार पर आप समझेंगे। सबसे पहली पंक्ति का जो वर्ण है, आप देखिए क से लेकर के प तक के जो वर्ण हैं, इनको वर्गीय व्यंजन कहा जाता है। क, ख, ग, घ, ङ, इसको कहते हैं क वर्ग। ये व्यंजनों में पहले हम पढ़ा चुके हैं। च, छ, ज, झ, ञ, इसको बोलते हैं च वर्ग। ट, ठ, ड, ढ, ढ़, ड़, ढ, इसको बोलते हैं ट वर्ग के वर्ण। त, थ, द, ध, न, इसको त वर्ग बोलते हैं। और प, फ, ब, भ, म, इसको प वर्ग के वर्ण बोलते हैं। ये 5 वर्ग हैं, और इनको इसीलिए वर्गीय व्यंजन कहते हैं। इन 5 पंक्तियों के व्यंजन को क्या बोलते हैं, वर्गीय व्यंजन, क्योंकि इनको वर्ग से जाना जाता है। वर्गीय व्यंजन
से मतलब यह है कि कम से कम एक पंक्ति में 5 वर्ण होते हैं, तो इन पंक्तियों को वर्ग कहते हैं। ये संस्कृत से ही परंपरा चली आ रही है। हालांकि बाद में हिंदी में आने पर ट वर्ग में ड़ और ढ ये 2 और व्यंजनों को जोड़ दिया गया है, 2 और ध्वनियों को जोड़ दिया गया है, इसलिए ट वर्ग में 7 वर्ण हो गए हैं। नहीं तो संस्कृत की परंपरा में प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं और ये कुल 5 वर्ग हैं। इसके बाद 2 और पंक्तियां बचती हैं जिनमें 4-4 ही वर्ण हैं, इसलिए इनको वर्ग नहीं कहते हैं। य, र, ल, व इनको बोलते हैं अंतस्थ वर्ण। श, स, स, ह इनको भी बोलते हैं ऊष्म वर्ण। ये अंतस्थ और ऊष्म क्यों बोलते हैं, ये पहले भी पढ़ा दिए हैं, और बाद में जब वायु अवरोध के आधार पर वर्गीकरण पढ़ाएंगे तो उसमें भी एक बार और स्पष्ट करेंगे क्यों इनका नाम अंतस्थ है और क्यों इनका नाम ऊष्म है। अभी हम देखते हैं उच्चारण स्थान। सबसे पहले क वर्ग का उच्चारण स्थान देखते हैं। क वर्ग जो है हमारे व्यंजन में या वर्णमाला में पहली पंक्ति है, तो इसका उच्चारण पहले नंबर के उच्चारण स्थान से होता है। और पहला नंबर का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ। सबसे नीचे से शुरू करेंगे, पहला हमारा उच्चारण स्थान क्या है, कंठ। तो क वर्ग के सारे वर्णों के उच्चारण जो है वो कंठ से होते हैं। आसान है याद करना, उसी क्रम में है। क, ख, ग, घ, ङ। इसका मतलब क्या है, कंठ से उच्चारित होने का मतलब क्या है कि जब इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ जो है कंठ को स्पर्श करती है। अब आप कहेंगे जीभ तो आगे है, कैसे स्पर्श करेगी, तो यहाँ जीभ से मतलब केवल जीभ के अग्रभाग से नहीं है। जनरली जब भी हम कहते हैं कि इसका उच्चारण कहाँ से होता है, कंठ से, तो लोग कहते हैं जीभ कंठ में कैसे जाएगी। एक्चुअली जीभ का मतलब सिर्फ अग्रभाग आप समझते हैं, ऐसा नहीं है। जीभ के 3 हिस्से हैं, मूल, मध्य और अग्र। तो जब हम क बोलते हैं तो हमारी जिह्वा मूल यानी जिह्वा का पीछे का हिस्सा है वो थोड़ा सा पीछे खसकता है और हमारे कंठ को स्पर्श करता है, यानी कंठ को ब्लॉक करता है। कंठ से निकलने वाली वायु को हल्का सा टच करता है, ब्लॉक करता है। कैसे आप समझेंगे, आप बोलिए क, ख, ग, घ। आप बोलने का प्रयास कीजिए लेकिन उच्चारण को बाहर मत आने दीजिए और देखिए मुंह के किस हिस्से पर जोर पड़ रहा है। आप बोल करके देखिए, क, ख, ग मन में बोलिए, लेकिन उच्चारण को पूरा बाहर मत आने दीजिए। तो देखिए कहां पर जोर पड़ रहा है, आपको लगेगा कंठ पे जोर पड़ रहा है। ये क्यों, क्योंकि हमारी जो जिह्वा है, ये जो जिह्वा जड़ है, ये वाला हिस्सा, ये थोड़ा पीछे की ओर खसक जाता है जब हम क, ख, ग का उच्चारण करते हैं। तो ऐसा नहीं कि क का उच्चारण करने से जिह्वा का अग्र जो है वो कंठ को स्पर्श करता, आगे वाला जीभ पीछे कंठ को नहीं स्पर्श कर सकता। जिह्वा का जो पश्च भाग है वो थोड़ा और पीछे हो जाता है, पीछे खसक जाती है जिह्वा। जब हम क बोलते हैं तो हमारी जिह्वा पीछे की ओर खसक जाती है, तो इससे क्या होता है, कंठ ध्वनियों का उच्चारण होता है। क, ख, ग, घ, ङ। जैसे हम बोल रहे हैं तो हमारी जीभ पीछे की ओर सिमट जाती है, खींच जाती है, जैसे पीछे की ओर खींच जा रही हो। तो इससे क्या होता है, जिह्वा मूल जो है वो हमारे कंठ को स्पर्श करता, न कि अग्र जिह्वा स्पर्श करती है। तो ये हो गया कंठ से उच्चारित होने वाले स्थान। अब देखिए दूसरी पंक्ति, दूसरी पंक्ति का जो उच्चारण स्थान है वो दूसरे नंबर का मुख अवयव है। और दूसरा नंबर हमने किसको दिया है, कठोर तालु को, यानी तालु, जीभ हमारी तालु को स्पर्श करेगी। आप कहेंगे तालु कैसे स्पर्श करेगी, च, छ, ज, झ, य। तो जीभ का कौन सा हिस्सा तालु को स्पर्श करेगा, मध्य जिह्वा। जिह्वा का जो सरफेस एरिया है वो जिह्वा का सरफेस एरिया ऊपर के तालु को स्पर्श करेगा। यानी ये जो जिह्वा का ये जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा इस आर्च को स्पर्श करेगा। ये जो जिह्वा का ये वाला हिस्सा है मध्य वाला, ये उठ करके इस आर्च को स्पर्श करेगा। तो ये हो गया, इसको बोलते हैं तालव्य वर्ण। जहां हमारी जीभ जो है तालु को स्पर्श करती है तो ऐसे वर्णों को हम कहेंगे तालव्य वर्ण। तो च, छ, ज, झ, य हमारे जिह्वा का सरफेस जो है ऊपर उठता है और तालु को जो ऊपर गहरा ऊपर ऐसे आर्च जैसा भाग है उसको स्पर्श करता है। इसके बाद देखिए मूर्धन्य वर्ण, तीसरी पंक्ति जो है ट, ठ, ड, ढ, ढ़, ढ़। तीसरी पंक्ति के वर्ण जो है वो तीसरे नंबर के मुख अवयव को या मुख उच्चारण स्थान को स्पर्श करेंगे। और तीसरा नंबर हमने किसको दिया, मूर्धा को। ये जो उभरा हुआ दांत और तालु के बीच में जो उभरा हुआ मांसल हिस्सा है उसको बोलते हैं मूर्धा। तो इस मूर्धा को स्पर्श करेगी। इसको कौन स्पर्श करेगा, जीभ का कौन सा हिस्सा स्पर्श करेगा, तो जीभ का आगे वाला हिस्सा अग्र जिह्वा। अग्र जिह्वा इसको स्पर्श करेगी, यानी यहां जो है पश्च जिह्वा कंठ को स्पर्श करेगी। तालव्य वर्णों में मध्य जिह्वा जो है तालु को स्पर्श करेगी। मूर्धन्य उच्चारण वर्णों के उच्चारण में
अग्र जिह्वा यानी आगे की जिह्वा जो है वो दांत के पीछे जो उभरा हुआ पोर्शन है उसको स्पर्श करेगी, उसको बोलते हैं मूर्धा। आप उच्चारण करके देखिए, ट ठ ड ढ ण ढ़, इनका उच्चारण करेगी। इसके बाद और बाहर की ओर आता है जो अंग, वो है दांत। तो दांत को स्पर्श कौन करेगा? ये चौथी पंक्ति के जो वर्ण है त थ द ध न, ये चौथी पंक्ति के वर्ण है। तो चौथा नंबर हमने दिया दंत को, यानी दांत को हमने चौथा नंबर दिया, ये दांत है। तो हमारी जो इसमें भी अग्र जिह्वा स्पर्श करेगी, किसको? आगे की जिह्वा जो है वो दांत को टच करेगी, त थ द ध न। तो इसलिए इनको दंत्य वर्ण कहते हैं। जिनके उच्चारण में हमारी जिह्वा दांत को स्पर्श करती है उनको कहते हैं दंत्य वर्ण। इसके बाद सबसे बाहर का जो हिस्सा है वो है होष्ठ। ये पांचवी पंक्ति है, पांचवा वर्ग है, प फ ब भ म। तो पांचवें नंबर का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है? होष्ठ। होठ को हमने दिया है पांचवा नंबर दिया है। तो ये पांचवें नंबर के स्थान को स्पर्श करेगी, प फ ब भ म। अब ये कितना आसान है इसको याद करना कि आप नीचे से वर्णों का क्रम देखिए। सबसे नीचे कंठ, क ख ग घ ङ, ये कंठ से उच्चारण होने वाला। उससे थोड़ा और बाहर की ओर आएंगे तो पड़ेगा तालु, तो च छ ज झ ञ, तालु से होगा उच्चारण। इसके बाद थोड़ा और बाहर की ओर आएंगे तो मूर्धा पड़ेगा, तो फिर ट ठ ड ढ ण। उसी क्रम थोड़ा और बाहर की ओर आएंगे तो दांत पड़ेगा, तो दांत से उच्चारण होगा त थ द ध न का। और बिल्कुल बाहर की ओर आएंगे तो होठ है, तो होठ से उच्चारण होगा प फ ब भ म का। ये क्रम है। अब देखिए यहाँ कंफ्यूजन क्या है, बहुत सारे YouTube के वीडियो में भी आप देखेंगे और बहुत सारे लोग आपको जो कंफ्यूजन बताते हैं। मूर्धा जो है, जिसको जो तालु बताना चाहिए, जो तालु है वास्तव में ये आर्च, ये जो जीभ के सरफेस एरिया के ठीक ऊपर ऐसे ऊपर से गहरा हिस्सा है वो तालु है। लेकिन कुछ लोग इसको मूर्धा बताते हैं और ये जो मूर्धा है इसको तालु बताते हैं। ऐसा बताने से ये पूरा कंफ्यूजन हो जाएगा, ऐसा बताने से ये क्रम बिगड़ जाएगा। क्यों क्रम बिगड़ जाए? क्यों? हमारे ऋषि महर्षि जिन्होंने ये वर्णमाला का क्रम बनाया है वो इतने बेवकूफ नहीं थे कि पहले जो है वो कंठ को बताएंगे और फिर जो है उसके बाहर वाले हिस्से को बताएंगे, यानी तालु को, मूर्धा को बताएंगे और फिर तालु बताएंगे। अगर हम बाहर वाले हिस्से को, इसको अगर हम तालु मानते हैं और इसको मूर्धा मानते हैं तो क्या होगा? क ख ग यहाँ कंठ से उच्चारण होगा, ये क ख ग का कंठ से उच्चारण होगा। और उसके बाद जो है आएगा च छ ज झ ञ, तो यहां से उच्चारण होगा, यानी पहले यहां फिर यहां और फिर ट ठ ड ण यहां से उच्चारण होगा, यानी एक बार अंदर फिर थोड़ा बाहर फिर पीछे। तो ये क्रम बिगड़ जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। वर्णों को सजाया ही गया है इसी क्रम में कि पहले सबसे नीचे, फिर थोड़ा और बाहर, फिर थोड़ा और बाहर, फिर थोड़ा और बाहर और लास्ट में सबसे बाहर होठ के माध्यम से उच्चारण हो। तो ये अक्सर गड़बड़ बताते हैं लोग और इसमें कन्फ्यूजन होता है। तो आपको इस कन्फ्यूजन में नहीं पड़ना है। तालु जो है हमेशा जो है जिह्वा के ठीक ऊपर जो आर्च वाला हिस्सा है उसको बोलते हैं और उससे उच्चरित होने वाले वर्णों को तालव्य बोलते हैं। और दांत जिन मसूड़ों से निकले हुए हैं, अंदर ऊपर के दांत जिन मसूड़ों से निकले उसके ऊपर की ओर जो उभरा हुआ भाग है, नीचे की ओर उभार है उसका, उसको बोलते हैं मूर्धा। ये क्रम से है और इसी क्रम में ये उच्चारण स्थान भी हैं। इसको इससे याद करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, इन वर्णों को याद करने में कोई दिक्कत नहीं है अगर आपको उच्चारण स्थान क्रम से याद है तो। अब बच जाते हैं हमारे 8 और वर्ण हैं 4-4 के। इनके उच्चारण को आपको याद करना है, इन्हीं को समझना है। इनका उच्चारण तो बिल्कुल क्रम से है, नीचे से बाहर की ओर, अंदर से बाहर की ओर, ये क्रम है इनका, इनको समझना है। और परीक्षा में यही ज्यादातर पूछता है क्योंकि ये तो मैक्सिमम लोगों को याद ही रहता है। इसको देख लेते हैं। इन वर्णों में सबसे पहले हम देखते हैं क वर्ग यानी कंठ के अंतर्गत कौन आएंगे। कंठ के अंदर आता है ह। ह जो वर्ण है, सबसे लास्ट वाला जो वर्ण है ह, ये इसका पोजीशन है कंठ के अंतर्गत। इसके साथ साथ विसर्ग, अयोगवाह हमने बताया है। अयोगवाह में अंग और अह यानी अनुस्वार और विसर्ग अयोगवाह में आते हैं और मूलतः वो व्यंजन है, लेकिन थोड़ी सी प्रवृत्ति अलग होने के कारण उनको व्यंजनों की कैटेगरी से बाहर कर दिया गया और अयोगवाह नाम से रखा गया है। तो विसर्ग जो है वो भी आएगा कंठ ध्वनि के अंतर्गत, यानी विसर्ग का उच्चारण भी कंठ से होता है। और ह जो ध्वनि है सबसे लास्ट वाला, इसका भी उच्चारण जो है कंठ से होता है। अब देखते हैं तालव्य। तालु में इनमें से किसका उच्चारण होगा? य जो वर्ण है उसका उच्चारण स्थान जो है तालु होगा। अब बचा हमारा मूर्धन्य।
मूर्धन्य में इनमें से किस किस का उच्चारण होता है? ये र और श, र और श, इनका उच्चारण जो है मूर्धा से होता है, तो इनको भी मूर्धन्य वर्ण में गिनेंगे। अब आ गया दंत। दंत में किसका उच्चारण होता है? तो ये बचा ल और ये स, ल और ये वाला स। अच्छा, एक और बच गया, ये जो श है इसका उच्चारण भी तालु से होता है, तो य के साथ साथ इसमें और है एक ये वाला श, ये भी तालु से होता है। अब कौन सा बचा? अब आपका बचा वो का जो उच्चारण है वो होठ से होता है, होठ से वो बोलते हैं तो होठ से उच्चारण होता है, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो थोड़ा सा इसमें दांत का भी सहारा लेते हैं। वो जब वो करते हैं तो होठ के पीछे वाले हिस्से को ऊपर वाला दांत भी स्पर्श करता है, इसलिए इसको अलग कैटेगरी में रखा गया, दंत्योष्ठ। तो वो इसमें आ जाएगा दंत्योष्ठ, वो को कहेंगे दंत्योष्ठ। एक और वर्ण जो आगत वर्ण है फ, एक तो फ यहां पर है, प फ ब भ, एक यहां फ है। ये जो फ है ये पूरी तरह से होष्ठ वर्ण है, फ इसमें होठ स्पर्श करेंगे। लेकिन उर्दू से या फारसी से जो फ आगत वर्ण के रूप में आया है, जिसके नीचे ऐसे नुक्ता लगा रहता है फ, जिसको अंग्रेजी में हम एफ से दर्शाते हैं, इस वाले फ को तो हम PH से लिखते हैं अंग्रेजी में, इस वाले एफ को फ को एफ से लिखते हैं। तो ये जो फ है, नुक्ता वाला फ, ये भी दंत्योष्ठ में ही आता है, यानी होठ से भी इसका उच्चारण होगा और थोड़ा दांत का भी प्रयोग करेंगे। तो ये व और फ हो गया दंत्योष्ठ। अब बचा नासिका। नासिका से किसका उच्चारण होता है? अनुस्वार। अनुस्वार का उच्चारण जो होता है, अनुस्वार का उच्चारण, जिसको शिरोबिंदु भी कहते हैं, इस तरह से लिखा जाता है। इस अनुस्वार का उच्चारण पूरी तरह से नासिका से होता है। तो ये हमारे वर्ण हो गए। एक और चीज ध्यान देना है, ये जो वर्गीय व्यंजन हैं, इन वर्गीय व्यंजनों में जो पंचम वर्ण है, पांचवें वर्ण कौन कौन से हैं? इसको देखिए, पांचवें वर्ण हैं, ये हैं आपके पांचवें वर्ण। पहले वर्ग का पांचवा वर्ण है ङ, उसके बाद य, ण, न, म। ये जो पांच वर्ण हैं, इनका उच्चारण अलग अलग मुख्य अवयवों से तो हो ही, अलग अलग उच्चारण स्थानों से हो ही रहा है। इसका कंठ से हो रहा है, इसका तालु से हो रहा है, इसका मूर्धा से हो रहा है, नौ का दंत से हो रहा है, मौ का होश से हो रहा है। तो इन मुख्य स्थानों से तो हो ही रहा है इनका उच्चारण, लेकिन उच्चारण के साथ साथ नासिका का भी इसमें प्रयोग करते हैं। तो इसलिए इसको अनुनासिक वर्ण, इन पांचों को अनुनासिक वर्ण भी कहते हैं। इनका एक और नाम है अनुनासिक वर्ण, इनको अनुनासिक व्यंजन भी कहते हैं। तो अनुनासिक व्यंजन कोई पूछता है कितनी संख्या है, तो इनकी 5 है, अनुनासिक व्यंजनों की संख्या 5 है। अनुनासिक का मतलब यह है कि केवल नासिका से उच्चारण नहीं होगा, इनका अलग अलग मुख्य अवयवों से भी उच्चारण होगा और साथ में नासिका का भी सहयोग लिया जाएगा, इसलिए क्या इनको अनुनासिक कहते हैं। जबकि अनुस्वार जो है ये पूरी तरह नासिका से ही उच्चारण होगा, इसमें और मुख्य अवयवों का कोई प्रयोग नहीं होगा, इसलिए इसको अलग रखा गया, ये नासिका से उच्चारण हो, इसलिए नासिक के व्यंजन भी, इसको नासिक भी कहते हैं। और ये जो है अनुनासिक वर्णों का जो उच्चारण है उसको देखिए, ये जो ङ है इसका उच्चारण नासिका से भी होगा और कंठ से, यानी कंठ नासिका मिला करके उच्चारण होगा अनुनासिक का। इयों का उच्चारण तालु और नासिका से मिला करके होगा। मूर्धन्य का उच्चारण ये नासिका और मूर्धा से मिला करके होगा। नौ का उच्चारण दांत और नासिका दोनों से मिला करके होगा। मौ का उच्चारण होष्ठ और नासिका दोनों से मिला करके होगा। तो इसमें से क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण है जिसका उच्चारण दांत और नासिका दोनों से होगा। तो दांत और नासिका दोनों से उच्चारण किसका होगा? नौ का होगा। कौन सा ऐसा वर्ण है जिसका उच्चारण होठ और नासिका दोनों से होता है, दोनों से एक साथ होता है? तो इसमें आएगा मौ। कौन से वर्ण का उच्चारण मूर्धा और नासिका दोनों से होता है?
तो ये होगा ण। इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसको आप समझिएगा कि अनुनासिक वर्णों का उच्चारण जो होता है वो अलग अलग उच्चारण स्थानों से तो होता ही है, साथ में उसमें नासिका का भी सहयोग लिया जाता है। और इसको याद करने में तो कोई दिक्कत नहीं है। याद करने में जो दिक्कत होती है वो इनको अंतस्थ और ऊष्म वर्णों के उच्चारण स्थान याद करने में होता है। और इसमें हमने बता दिया ह जो है, इसमें सबसे लास्ट वाला वर्ण ह जो है वो सबसे पहले वाले पंक्ति में आता है, यानी कंठ ध्वनि में आता है। इसी तरह विसर्ग भी कंठ ध्वनि है। इसके बाद जो है य, अंतस्थ वर्ण का जो पहला वर्ण है और ऊष्म वर्ण का दूसरा पहला वर्ण, यानी अंतस्थ का पहला और ऊष्म का पहला, ये दोनों आते हैं किसमें? तालव्य वर्ण में आते हैं। ताल से इनका उच्चारण होता है। इसके बाद आता है र और स। ये देखिए, र अंतस्थ का दूसरा वर्ण और ऊष्म का दूसरा वर्ण, यानी अंतस्थ का दूसरा वर्ण और ऊष्म का दूसरा वर्ण, ये किस में आता है? ये आता है मूर्धन्य में आता है। इसके बाद देखिए ल और स, यानी अंतस्थ का तीसरा वर्ण और ऊष्म का तीसरा वर्ण, ये आते हैं किसमें? दंत में आते हैं। इसके बाद व और व, इन दोनों में अलग है। ये ह जो है ऊपर चला जाता है और व जो है वो दंत्योष्ठ में आ जाता है, तो इनका इनसे कोई मतलब नहीं है। ये तीनों क्रम से हैं। आप यहाँ से पहले वाले को ध्यान में कैसे रखेंगे, याद करेंगे। ये जो सबसे पहले लास्ट वाला वर्ण लेंगे ह, और इसको पहुंचा देंगे ऊपर वाले में, इसको छोड़ दिया आपने। इसके बाद इस ह के ऊपर जो है वो, इसको एक अलग बनाया गया उच्चारण स्थान, दो उच्चारण स्थानों को मिला करके दांत और होठ, दंतोष्ठ, इसको यहाँ कर देंगे। अब बच गए आपके ये 6 वर्ण बचे, तो इनको उठाएंगे यहाँ से, ताल वाले क्रम से रखना शुरू करेंगे। पहले जो अंतस्थ का पहला और ऊष्म का पहला, इसको ताल वाले में रख देंगे। इसके बाद अंतस्थ का पहला और ऊष्म का पहला, इसको मूर्धा वाले में रख देंगे। इसके बाद अंतस्थ का तीसरा और ऊष्म का तीसरा, इसको दंत वाले में रख देंगे। तो ये हो गए उच्चारण स्थान। तो मुझे लगता है कि आज जो है व्यंजनों का उच्चारण स्थान पूरा कंप्लीट हो गया। स्वरों का उच्चारण स्थान हमने पहले बता रखा है। व्यंजन का उच्चारण स्थान याद करने का तरीका हमने बता दिया। इससे आपको कभी नहीं भूलेगा। अगर ताल और मूर्धा में आप कंफ्यूज रहेंगे तो हमेशा भूलते रहेंगे। इसलिए ये जो स्वर तंत्री का जो चित्र है, इसको अपने दिमाग में रखिए आप। और जो हमने नंबरिंग की है, कंठ, ताल 2 नंबर, मूर्धा 3 नंबर, और ये दंत जो है वो 4 नंबर, होष्ठ 5 नंबर, इनको ध्यान में रखिए, इन 5 मुख अवयवों को। तो पांचों वर्गों को आप समझ लेंगे। और इसको हमने बता ही दिया, केवल ह को ऊपर रखना है और ये व को जो है यहाँ रखना है। बाकी क्रम से हैं। तालव्य में जो है ये वाले आ गए, मूर्धन्य में ये वाले आ गए, और दंत में जो है ये वाले आ गए। तो आसानी से आपको याद हो जाएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे हम व्यंजनों का वर्गीकरण प्रयत्न के आधार पर पढ़ाएंगे और उसको भी याद करने का ऐसा तरीका बताएंगे कि फिर आपको कभी नहीं भूलेगा, आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी उसको याद करने में। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।